जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 में हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में पढ़ा, पीसीबी क्या है और कितनी तरह की स्टेट्स इसके अंदर लाई करती हैं। इसके अलावा जो है हमने पढ़ा कि किस तरह से सीपीयू स्विच करता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर, जबकि एक प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी रनिंग स्टेट में होता है, और इस सिचुएशन में जो है वो किस तरह से सीपीयू स्विच करता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्रेड्स के बारे में। बेसिकली थ्रेड्स के बारे में, थ्रेड का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से आप थ्रेड्स को अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो देख सकते हैं, ये मैं आपसे ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुकी हूँ। और थ्रेड्स का जो एक डिटेल चैप्टर है इस बुक के अंदर वो चैप्टर नंबर 4 है। इंशाल्लाह थ्रेड्स की जो कंप्लीट डिटेल है वो हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जो है इसका शॉर्ट एक कॉन्सेप्ट दे दूँ कि थ्रेड्स क्या हैं बेसिकली। प्रोसेस, और अगर थ्रेड्स की हम बात करें तो प्रोसेस जो है एक हैवी वेट टास्क होता है, जबकि अगर थ्रेड की बात की जाए तो थ्रेड जो है एक लाइट वेट टास्क होता है। बेसिकली जो प्रोसेस है वो सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूशन होता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है प्रोसेस हैज़ अ सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। एक प्रोसेस के अंदर बहुत से थ्रेड्स होते हैं और हर प्रोसेस का अपना एक थ्रेड होता है। जैसे कि मैं आपको अगर इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं थ्रेड्स की, तो अगर हम एक रूम की मिसाल लेते हैं और इसमें वायरिंग, हमने उस रूम में क्या करवाना है, वायरिंग का काम करवाना है। अब उस रूम में 5 लाइट्स हैं और एक फ़ैन है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए एक पाइप पास करेंगे। अब पाइप एक प्रोसेस के तौर पे काम करता है और उसके अंदर जो वायर्स हैं वो एज अ थ्रेड हम लेते हैं। अब हर वायर का अपना पर्पज़ होता है, अपना उसने काम करना होता है। सो हम कह सकते हैं कि प्रोसेस एक हैवी वेट टास्क है, जबकि थ्रेड जो है वो एक लाइट वेट प्रोसेस है। अब यहाँ पे जो एक पाइप था वो एक जो है प्रोसेस के तौर पे काम कर रहा है और उसके अंदर जितनी भी वायर्स हैं वो एज अ थ्रेड के तौर पे काम कर रही हैं, और हर वायर का जो है वो अपना एक काम है, अपना एक पर्पज़ है। अगर एक और मैं आपको थ्रेड की मिसाल यहाँ पे दूँ तो लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम बहुत से अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं। लाइक हम स्पेल चेक का काम करवाते हैं, ग्रामर चेक करवाते हैं, और हम अपना राइटिंग स्टाइल जो है वो चेंज करते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक प्रोसेस है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक बड़ा सॉफ्टवेयर इसको आप कह सकते हैं, और इसके अंदर जो है वो बहुत सारे स्मॉल टास्क आप परफॉर्म करवाते हैं। लाइक जैसे मैंने बताया, आप स्पेलिंग चेक करवाते हो तो वो भी एक प्रोसेस है, ग्रामर चेक करवा रहे हो वो भी एक प्रोसेस है, आप राइटिंग स्टाइल चेंज कर रहे हो, बोल्ड कर रहे हो, तो ये जो सारे काम हैं ये आपके स्मॉल टास्क हैं जिसको आप कहते हैं ये थ्रेड्स हैं। तो एक प्रोसेस, एक बड़ा प्रोसेस, एक सॉफ्टवेयर जो कि एमएस है जिसको आप कहते हैं जी प्रोसेस, और उसके अंदर स्मॉल प्रोसेसेस जो भी आप परफॉर्म करवा रहे हैं वो सारे के सारे एज आ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम उनको कहते हैं, वो हैं थ्रेड्स, उनको हम कहते हैं ये हैं थ्रेड्स के तौर पे काम करते हैं। कंसीडर हैविंग मल्टीपल प्रोग्राम्स काउंटर प्रोसेस। अब यही मिसाल जैसे मैंने आपको बता दी कि एक प्रोसेस के जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम काउंटर्स होते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एक प्रोसेस जो होता है उसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो उन मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस के फिर मल्टीपल प्रोग्राम काउंटर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये है आपका एक थ्रेड का कॉन्सेप्ट, और इसको इंशाल्लाह डिटेल में हम चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन इन लाइनक्स में जो है वो कैसे जो है प्रोसेस की रिप्रेजेंटेशन होती है उसको शो किया गया है। यहाँ पे जो है आपका एक करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है जिसको शो किया गया है कि किस तरह से लाइनक्स के अंदर जो है प्रोसेस की रिप्रेजेंटेशन होती है। नेक्स्ट है आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोसेस स्केजुलिंग। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, प्रोसेस स्केजुलिंग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको जो है वो हमारे एग्ज़ाम्स में भी कभी इग्नोर नहीं किया जाता। एग्ज़ाम्स के अंदर जो है प्रोसेस शेड्यूलिंग के ऊपर लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन वो ज़रूर आते होते हैं। सो अगर हम प्रोसेस शेड्यूलिंग का ब्रीफ कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी दे चुकी हूँ। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलिंग के किस तरह से इसका जो है वो कॉन्सेप्ट है और किस तरह से इसकी वर्किंग है।
सो फर्स्ट वन पे अगर आप देखें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ टू हैव सम प्रोसेसेस रनिंग एट ऑल द टाइम्स टू मैक्सिमाइज CPU यूटिलाइजेशन। अब बेसिकली अगर सबसे पहले आप बात करें मल्टी प्रोग्रामिंग की एंड टाइम शेयरिंग की, तो ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं, जिसमें और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लाइक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस तरह से एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स पे मैं एक ट्यूटोरियल जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप इससे पहले देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल सके कि बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है, और अदर देन जितने भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। अब अगर बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो इस सिस्टम को हमने बेसिकली इसलिए बनाया था ताकि आपका जो CPU है, वो CPU यूटिलाइजेशन है, उसको मैक्सिमाइज़ किया जा सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। अब उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए क्या तरीक़ाकार था कि हमने क्या किया, कुछ ना कुछ प्रोसेसेस को हम हर वक्त जो है वो मेमोरी में ला के जो है वो प्लेस कर देते थे, ताकि CPU जो है वो खाली ना रहे। अब बेसिकली इसका मकसद भी यही था मल्टी प्रोग्रामिंग का, कि आपका जो CPU है वो मैक्सिमम उसकी CPU यूटिलाइजेशन हो। अब ये नहीं है कि रैम के अंदर एक प्रोसेस P1 था, वो आया, उसकी एग्जीक्यूशन हुई और वो टर्मिनेट हो गया, और उसके बाद जो है वो मेमोरी में कोई आपका प्रोसेस है ही नहीं, तो उस सूरत में क्या होगा, आपका CPU आइडल रहेगा। अब हमारा जो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट था, उसमें ये किया गया कि हार्ड डिस्क से मल्टीपल प्रोसेसेस को रैम में प्लेस करवा दिया गया, लाइक प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4। सबसे पहले जो P1 है वो जाएगा, जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, वो ख़त्म होगा, उसके बाद जो है वो फौरी प्रोसेस P2 को लोड करवा दिया जाएगा CPU के अंदर। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट था कि हम ये चाहते थे कि किसी सूरत में जो CPU है वो आइडियल ना रहे, क्योंकि अगर हम CPU को 20% या 30% यूटिलाइज़ करते हैं तो हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हम ये चाहते थे कि हमारा जो CPU है वो मैक्सिमम प्रोसेसेस को जो है वो मिलता रहे और उसकी यूटिलाइजेशन होती रहे, वो किसी तौर पे भी आइडियल ना रहे। इसके बाद है द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम शेयरिंग। अब जो आपके पास इसके बाद हमारे पास जो सिस्टम आया ऑपरेटिंग सिस्टम, वो था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या था, टाइम शेयरिंग इज़ टू स्विच द CPU among processes so frequently that the users can interact with each program while it is running। अब टाइम शेयरिंग का क्या कॉन्सेप्ट था, बेसिकली टाइम शेयरिंग में हम ये करते थे, मल्टी प्रोग्रामिंग में जैसे हमने देखा कि हम CPU यूटिलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, हम अपनी हार्ड डिस्क से मैक्सिमम प्रोसेसेस को रैम में ला के स्टोर करवा रहे हैं, ताकि जो है वो CPU खाली ना रहे। अब टाइम शेयरिंग में क्या था, टाइम शेयरिंग में हम ये चाहते थे कि हमारा जो सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस हो, एक टाइम पे वो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट को डील कर सके। लाइक अगर रियल लाइफ एग्जांपल की मैं बात करूं, तो आपने देखा होगा कि आप अपने लैपटॉप के अंदर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी चला रहे होते हैं, साथ आपने कोई मूवी भी प्ले की होती है, साथ इस तरह से आप गूगल से कोई फाइल भी डाउनलोड कर रहे होते हो। तो एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे ये लगता है कि ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो एट द सेम टाइम परफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बैकग्राउंड पे इस तरह कुछ नहीं हो रहा होता, एक टाइम पे जो है वो मल्टीपल प्रोसेसेस रन नहीं हो रहे होते। बेसिकली जो है पहले प्रोसेस P1, उसके बाद P2 और उसके बाद P3 हो रहा होता है, लेकिन ये इतना फ्रीक्वेंटली CPU काम करता है कि यूज़र को ऐसा लग रहा होता है कि ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं वो एट द सेम टाइम रन हो रहे हैं, क्योंकि CPU इतना स्मूथली और स्पीडली काम कर रहा होता है। CPU बेसिकली मिली सेकेंड्स में काम कर रहा होता है, इतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होती है। तो अगर एक ह्यूमन बीइंग देखेगा तो वो यही कहेगा कि ये तीनों प्रोसेस जो हैं वो एट द सेम टाइम परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। टू मीट दीज ऑब्जेक्टिव्स प्रोसेस शेड्यूलर, अब इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए हमारा जो प्रोसेस शेड्यूलर है वो क्या काम करता है,
select among available processes for next execution on CPU। अब यहाँ पे हमारा प्रोसेस शेड्यूलर बेसिकली काम करता है कि आपके पास जो भी प्रोसेसेस जो हैं वो रैम में है, या बेसिकली प्रोसेस शेड्यूलर ही सारा काम करता है। प्रोसेस शेड्यूलर डिसाइड करता है कि मैंने हार्ड डिस्क से कौन से प्रोसेसेस को रैम में लाना है, फिर रैम से मैंने कौन से प्रोसेसेस को जो है वो CPU प्रोसेसर को एलोकेट करने हैं। और ये जो डिसीजन है ये मल्टीपल रीजंस की बेस पे किया जाता है। मल्टीपल इसके क्राइटेरिया होते हैं, लाइक कुछ आपके हाई प्रायोरिटी बेसिस होते हैं, या कोई आपका आईओ कंप्लीशन की रिक्वेस्ट की जाती है, या फिर किसी सिग्नल के रिसीव होने का वेट किया जाता है। तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिनकी बेस पे जो है वो प्रोसेस शेड्यूलर डिसाइड करता है कि मैंने कौन से प्रोसेस को किस वक्त जो है वो प्रोसेसर एलोकेट करना है। For a single processor system, there will never be more than one running process। यही बात कि आपका जो एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होता है जिस पे सिर्फ एक प्रोसेसर लगा होता है, उस पे आपका एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोसेस रन हो रहा होता है। जैसे मैंने ऑलरेडी बात की कि एक वक्त में एक ही प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन CPU इतना स्मूथली, इतना स्पीडली जो है वो स्विच कर रहा होता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर, कि वो हमें लगता है कि वो एट द सेम टाइम जो है सारे काम परफॉर्म हो रहे हैं। इफ़ देयर आर मोर प्रोसेसेस, अगर जो है एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हैं तो फिर उसमें क्या होता है, द रेस्ट विल हैव टू वेट। जो बाकी प्रोसेसेस एक चलता है दूसरे को वेट करना पड़ता है अनटिल, कब तक, CPU जब तक फ्री नहीं हो जाता एंड कैन बी री स्केड्यूल्ड। जब तक आपका CPU फ्री नहीं होगा बाकी प्रोसेसेस जो हैं वो आपके वेटिंग स्टेट में रहेंगे। तो ये था आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में। इसके बाद है जी शेड्यूलिंग क्यूज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। शेड्यूलिंग क्यूज़ कौन कौन सी हैं? मेंटेन शेड्यूलिंग क्यूज़ ऑफ प्रोसेसेस। सब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपकी दो मेजर क्यूज़ होती हैं। एक तो होती है आपके पास जॉब क्यू और दूसरी होती है जी आपके पास रेडी क्यू। अगर हम बात करें जॉब क्यू की तो जॉब क्यू में आपके पास जितने भी आपके प्रोसेसेस होते हैं वो जॉब क्यू में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एज अ प्रोसेस एंटर्स द सिस्टम, जैसे ही एक प्रोसेस सिस्टम के अंदर जो है वो एंटर होता है, दे आर पुट इनटू अ जॉब क्यू, तो उसको एक जॉब क्यू के अंदर पुट कर दिया जाता है, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन द सिस्टम, जिसमें सिस्टम के तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो प्लेस होते हैं। मोस्टली हम इसको बोलते हैं जी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर आपके सारे जो प्रोसेसेस हैं वो प्लेस होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ रेडी क्यू की, तो सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी, जो प्रोसेसेस आपके रैम में आपकी मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए लाए जाते हैं, रेडी एंड वेटिंग एग्जीक्यूट इन मेन मेमोरी, और वो मेन मेमोरी में प्लेस होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं प्रोसेसर के एलोकेट होने के लिए, तो उसको हम कहते हैं जी रेडी क्यू। आपके पास और भी बहुत सारी क्यूज़ होती हैं लाइक डिवाइस क्यूज़, लेकिन मेजर आपके पास जॉब क्यू और रेडी क्यू हैं। आपकी जो रेडी क्यू है बेसिकली ये आपका सबसेट होता है जॉब क्यू का, और जॉब क्यू जो है ये आपके पास सुपर सेट होता है रेडी क्यू का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जॉब क्यू के अंदर आपके पास सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो स्टोर होते हैं। इसमें आपके एक्टिव प्रोसेसेस और पैसिव प्रोसेसेस दोनों मौजूद होते हैं। जबकि अगर रेडी क्यू की बात की जाए तो रेडी क्यू के अंदर जो है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्टिव प्रोसेसेस मौजूद होते हैं। इसके बाद अगर डिवाइस क्यू की बात की जाए तो डिवाइस क्यू के अंदर ऐसे प्रोसेसेस प्लेस होते हैं जिनको आईओ डिवाइस की कंप्लीशन की ज़रूरत होती है। इसके बाद जो है लास्ट लाइन, प्रोसेस माइग्रेट अमंग द वेरियस क्यूज़, जो प्रोसेस हैं वो माइग्रेट करते रहते हैं इन क्यूज़ के दरमियान, लाइक पहले जॉब क्यू के अंदर, फिर रेडी क्यू, फिर डिवाइस क्यू। ठीक है जी, इस तरह से प्रोसेस जो हैं वो माइग्रेट होते रहते हैं एक क्यू से दूसरे क्यू के अंदर। इसके बाद अगर हम देखें रेडी क्यू एंड वेरियस आईओ डिवाइसेस, इस डायग्राम के अंदर बेसिकली जो है वो क्यूज़ को शो किया गया है और वेरियस आईओ डिवाइसेस क्यूज़ को।
इसके बाद जो आपके पास इमेज है इसमें शो किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग की रिप्रेजेंटेशन को दिखाया गया है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल इसकी डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ इसका ब्रीफ आइडिया क्या है। जितनी भी आपकी क्यूज़ हैं उनको शो किया गया है, और जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं या फ्लोज़ हैं, लाइक देखें आपके पास सबसे पहले जो है एक प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आया, लाइक ये आपका प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर आ चुका है। अब इसके पास जो है वो सारे रिसोर्सेज हैं, अब सिर्फ़ और सिर्फ इसको प्रोसेसर चाहिए। तो जब इस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर दिया जाता है, तो सीपीयू एलोकेट होने के बाद मल्टीपल स्टेट्स अकर हो सकती हैं। लाइक आपके पास पहली स्टेट अकर हो सकती है आईओ रिक्वेस्ट की। एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आया और उसको एग्जीक्यूशन के दौरान जो है उसने आईओ रिक्वेस्ट कर दी, तो आईओ रिक्वेस्ट में क्या होगा, फिर वो आईओ क्यू में डाल दिया जाता है प्रोसेस। उसके बाद जो है जब उसको आईओ मिल जाता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो भी उसने परफॉर्म करवाना होता है, जब वो करवा लेता है तो अगेन उसको जो है वो रेडी क्यू में डाल दिया जाता है। फिर रेडी क्यू से अगेन जो है वो फिर उसको सीपीयू एलोकेट किया जाता है, और अगर उसने कोई अगेन जो है वो आईओ रिक्वेस्ट नहीं करनी तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। इसके बाद जो है वो दूसरी स्टेट अगर हो सकती है टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड। ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आपकी प्रोसेस शेड्यूलिंग की टेक्निक्स हैं जिसमें हम टाइम क्वांटम की बात करते हैं कि आप जो है हर प्रोसेस को टाइम क्वांटम दे देते हो कि अगर आपके पास रैम में 4 प्रोसेसेस हैं तो आप उन सब को 2-2 मिनट का टाइम एलोकेट कर देते हो। तो अगर एक प्रोसेस आया है जिसको अपना जो है प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाने के लिए 3 मिनट चाहिए थे, अब हमने टेक्निक यूज़ की है 2 मिनट की, हमने सिर्फ उसको 2 मिनट ही देने हैं। उसके बाद उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड हो जाएगा, और अगर उसकी एग्जीक्यूशन बाकी ज़ाहिर सी बात है 1 मिनट की उसकी एग्जीक्यूशन रहती है, तो उसको फिर अगेन जो है वो रेडी क्यू के अंदर भेज दिया जाता है। फिर रेडी क्यू से अगेन जो है वो सीपीयू उसको एलोकेट किया जाता है। इसके बाद थर्ड जो स्टेट अगर हो सकती है वो है जी फॉक का चाइल्ड। फॉक का कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप इतना याद रखें कि फॉक एक चाइल्ड प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस के अंदर मैनी प्रोसेसेस होते हैं, तो जब उसने अपना कोई चाइल्ड एग्जीक्यूट करवाना है तो अगेन जो है फिर उसको रेडी क्यू के अंदर भेज दिया जाता है। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे स्टेट अगर हो सकती है वो है वेट फॉर एन इंटरप्ट। लाइक आपके पास एक प्रोसेस P1 चल रहा था और उसके बाद एक इंटरप्ट जनरेट हुई P2 के लिए। P2 एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है जिसको जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस है जिसको आपने पहले रिस्पॉन्ड करना है। तो आप क्या करेंगे, जो P1 पहले चल रहा है उसको आप जो है इंटरप्ट स्टेट में डाल देंगे, और जब आप P2 को एग्जीक्यूट करवा लेंगे उसके बाद जो है आप P1 को अगेन रेडी क्यू में डाल देंगे, और रेडी क्यू से अगेन जो है वो CPU के अंदर जाएगा और अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करवाएगा। ये है जी आपकी प्रोसेस शेड्यूलिंग की रिप्रेजेंटेशन के किस तरह से ये काम करते हैं।